नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न में सामान्य अध्ययन के जितने प्रश्न हैं वो सभी 2017 के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा 2025 में ही संपन्न हुई है। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटी गेट सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य नहीं है? तो यहाँ पे जो है बौद्ध साहित्य नहीं है तो महावंश एक बौद्ध साहित्य है, दीपवंश बौद्ध साहित्य है, नेत्य प्रकरण यहाँ होना चाहिए था, नेत्य प्रकरण भी बौद्ध साहित्य है। तो ए बी सी तीनों बौद्ध साहित्य है। विकल्प डी परिशिष्ट प्रबंध जो है यह बौद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। परिशिष्ट प्रबंध की जो रचना है वह हेमचंद्र के द्वारा की गई है, हेमचंद्र के द्वारा की गई है, जिनका समय है 12वीं सदी, जिनका समय है 12वीं सदी। और हेमचंद्र जो है चालुक्य, गुजरात के चालुक्य राजवंश के जो है आश्रित कवि थे, लेखक थे, और उन्होंने परिशिष्ट प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। और यह ग्रंथ जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में, मूल रूप से किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और कभी कभी इस ग्रंथ का एक अन्य नाम भी जो है, एक अन्य नाम से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्थविर स्थविर वलचरित, स्थविर वलचरित के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। भारतीय साहित्य में स्थविर वलचरित के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखा जाए तो हेमचंद्र की एक रचना है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित एक रचना है, उसी का यह अंतिम भाग, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित का अंतिम भाग है। यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में है और स्थविर वलचरित के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं सदी की रचना है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान में किस वर्ष तक अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो संविधान में जो है 2030 तक जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। और हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 330 है। अनुच्छेद 330 में जो है एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान मिलता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था 2019 में। और उसी के द्वारा जो है आरक्षण का जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों का आवंटन है तो उसको बढ़ाया गया है 2030 तक। और वर्तमान में लोकसभा में कुल लगभग 84 सीटें जो है एससी के लिए हैं और 47 सीटें जो है 84 एससी और 47 एसटी के लिए है। तो हमारा प्रश्नगत उत्तर सही है, विकल्प पे 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा कालीन स्थल का संबंध गुजरात से है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, आलमगीरपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, शिकारपुर जो है गुजरात में स्थित है। शिकारपुर एक हड़प्पन स्थल है जहाँ से प्राक और परिपक्व दोनों जो है कालों का अवशेष प्राप्त हुआ, हड़प्पन कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और शिकारपुर जो है आपके कच्छ में है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में
स्थित है और पूर्व और परिपक्व हड़प्पा संबंधित अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुजरात के पौर पर प्रसिद्ध स्थल हैं, धौलावीरा है, लोथल है, ये सब प्रमुख सैंधव स्थल हैं। तो विकल्प प्रश्नगत उत्तर विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्य बनाए गए थे? तो झारखंड भी उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य जो है आपका 2000 में बने थे। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ का जो है गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो 1, 2, 3 हमारा सही आंसर है। तो विकल्प हमारा सही आंसर। और तेलंगाना का गठन भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो 2 जून 2014 है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृत्रिम बुद्धि के संबंध में जो है, जैसे कृत्रिम बुद्धि क्या है? कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है। इसका मुख्य कार्य है डाटा विश्लेषण, समस्या समाधान, सीखना, अनुकूलन, निर्णय लेना, ये सब इसके जो है कार्य होते हैं। तो पहला विकल्प इसमें कंप्यूटर जैसी प्रतीक प्रसंस्करण प्रणालियों में बुद्धिमत्ता, यह विकल्प सही है। विकल्प सेकंड है विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बुद्धिमत्ता, तो दोनों विकल्प सही है। तो विकल्प सी 1 एवं 2 नहीं, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी तथा पूर्वी त्रिशूल, ऊंचाई दिया 6803 मीटर, से निकलने वाली हिमालयी नदी पिंडर किस स्थान पर अलकनंदा नदी में मिलती है? तो जो पिंडर नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? नंदा देवी और पूर्वी त्रिशूल से। तो यह जो है आपका कर्णप्रयाग में, यह कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। विकल्प बी हमारा सही आंसर। यह एक हिमालयी नदी है और इसका जो है अलकनंदा से मिलन कहाँ पे होता है? कर्णप्रयाग में होता है। इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर से, कहाँ से? पिंडारी ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है और इसको पिंडर गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को पिंडर गंगा या कर्ण गंगा, पिंडर गंगा या कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित देशों के नाम सेकंड सूची में दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है। तो आप देख लीजिए, पहला है सूची फर्स्ट में सिला बायोस्फीयर रिजर्व पार्क कहाँ पे है? इटली के कैलाब्रिया में है। तो ए में हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद विकल्प बी है बाबिया गोरा, तो बाबिया गोरा पोलैंड में है, तो हो जाएगा 1, 4 और 1। इसके बाद ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, तो हो जाएगा 2। और आया जो है जापान के क्यूशु द्वीप में है, तो हो जाएगा जापान। तो 3, 4, 1, 2, 3 हमारा सही आंसर होगा। तो 4, 1, 2, 3 विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यूक्रेन के साथ जो अपनी वैज्ञानिक सीमा साझा न करने वाला देश है, बेलारूस है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, लिथुआनिया नहीं है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है कि आपका जो यूक्रेन है उसके सीमा से कुल 7 देशों की सीमा उससे लगती है यूक्रेन से, जिसमें से बेलारूस हो गया, आपका स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया आपका, इसके बाद आ जाएगा रूस आ जाएगा, फिर हंगरी है, रूस है, हंगरी है और रोमानिया हो गया, रोमानिया, मोल्दोवा है, मोल्दोवा है और पोलैंड है और पोलैंड है। ये 7 देश जो है यूक्रेन के साथ अपनी वैज्ञानिक स्थलीय सीमा साझा करते हैं। बेलारूस, हंगरी, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया, रूस और स्लोवाकिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
से स्थान चैनल टनल द्वारा जुड़े हुए हैं। तो चैनल टनल जो है फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जो है एक रेलवे सुरंग है। तो फ्रांस और इंग्लैंड मीन्स हो गया आपका लंदन और पेरिस। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। बेसिकली यह एक रेलवे सुरंग है। चैनल टनल जो है एक रेलवे सुरंग है जिसकी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दूरी कुल है 50 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 37 किलोमीटर जो है आपका समुद्र के नीचे है, वो भी समुद्र तल से 40 किलोमीटर नीचे की ओर है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की सिफारिश करता है? तो जो एमएसपी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के लिए होता है, वह कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कभी कभी पूछ ली जाती, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह 22 अनिवार्य फसलें जो होती हैं जिनका यह एमएसपी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक कटक रीज को किस नाम से जानते हैं? इसको डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। यह बेसिकली उपजलीय पर्वत श्रृंखला होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है एक जिला एक उत्पाद का, प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को चुनकर उसके ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार करना। ठीक है, उद्देश्य हो गया क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना। तो वही है स्वदेशी और विशिष्ट उत्पाद। विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। विकल्प भी हमारा सही आंसर। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो मुंबई में है। कहाँ पे है मुख्यालय? मुंबई में। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि ग्रामीण विकास लघु और कुटीर उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कभी कभी पूछा जाता है कि इस नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई है? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन जो है वह था अल्बुकर। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जो बीजापुर का सुल्तान था उसका था आदिल शाह यूसुफ नाम था। आदिल शाह यूसुफ से जो है फ्रांसीसी गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर। इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर पर अपना अधिकार कर लिया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशासित पहला मलेरिया टीका है। तो अक्टूबर 2021 में जो है बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO ने RTS-AS01 नामक टीकों को जो है अनुशंसा प्रदान की थी, मान्यता प्रदान की थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और इसको जो है मास्क्यूरिक्स के नाम से भी जानते हैं। मास्क्यूरिक्स के नाम से भी जानते हैं। और एक ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, उसी के द्वारा जो इस टीकों को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1918 में अहमदाबाद, इसको कहते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अटला। तो अटला की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। विकल्प हमारा सही आंसर है। और ये हमारा जो भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक संघ है। और इसको मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मजदूर महाजन
संघ के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभी इसके सह संस्थापक का भी नाम पूछा जाता है। तो अनसुईया साराभाई, अनसुईया साराभाई। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में तकावी ऋण किन उद्देश्यों के लिए दिया जाता था? तो मध्यकालीन भारत में तकावी ऋण जो है कृषि सुधार के लिए दिया जाता था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। सबसे पहले सर्वप्रथम मध्यकाल में जो है सल्तनत कालीन जो है तुगलक राजवंश जो था, तो तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस ऋण को प्रदान किया गया था, जिससे जो कृषि है, कृषि कार्य में खासतौर पर अकाल के समय कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस ऋण का प्रावधान किया गया था। या कोई अनउपजाऊ जमीन होती थी उसमें कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए तकावी ऋण का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 संयुक्त रूप से किसको दिया गया? तो 2024 का जो है मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को दिया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और इनको जो है जीन विनिमय में भूमिका के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब जो है हो सकता है 24 के अंदर पूछ के 2025 का चूंकि घोषित हो चुका है, तो 2025 का पूछा जाए तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। सिमोन साकागुची ये जापान के हैं। इसके बाद दूसरे हैं मेरी ई ब्रंकोव, ये अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और इनको जो है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कब लागू हुई थी? तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो है आपका उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 को लागू हुई थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और देश का पहला राज्य था उत्तराखंड जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ex-situ पौध संरक्षण की तकनीक है? तो ex-situ पौध संरक्षण की तकनीकी इसमें आपका हो जाएगा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ex-situ पौध संरक्षण की तकनीक, तो ex-situ पौध संरक्षण तकनीक वह तकनीकी होती है जिसमें किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित किया जाता है। तो इसमें आपका जो है जंतु उद्यान, वन्य जीव, इसमें जीवमंडल नहीं होगा, इसमें होगा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। जैसे आपका चिड़ियाघर है, जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसमें आपका बी आएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक एक्स होता है, एक होता है इन सीटू। तो इन सीटू में जो प्रजातियां होती हैं उनको प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची 1964 में स्थापित की गई थी। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 18 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटा?
तो बिच बिलमोर है, वह बिच बिलमोर हैं। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। कुल ये लोग अंतरिक्ष स्टेशन में 286 दिनों तक फंसे रहे थे। अगला है दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता होती है? तो दलदली समुद्र तट पर जो है वो आपका हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स मीन्स हो गया आपका विकल्प डी लवण मृदोद्भिद, लवण मृदोद्भिद जो है विकल्प डी। हाइड्रोफाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जैसे आपका इनको नमक प्रेमी पौधा भी कहते हैं, इनको नमक प्रेमी पौधा इनको कहा जाता है, नमक प्रेमी पौधा, क्योंकि इसीलिए समुद्र के आसपास पाए जाते हैं। नमक प्रेमी पौधा भी, जैसे मैंग्रोव है, राइजोफेरा है, समुद्री केल है, ये सब जो है नमक प्रेमी पौधा है और इनको हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की मध्यिका ज्ञात करनी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी जो मध्यिका आपकी ज्ञात करनी है तो इसमें जो है आपका 10.5 8 हो जाएगा, मध्यिका 8 हो जाएगा। विकल्प बी हम 8.5 हो जाएगा। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक क्या होगा? तो इसमें जो है जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी तो 1 6 का सबसे ज़्यादा है, 2 3 4 1 2 3 4 5, इनकी बारंबारता 5 बार सबसे ज़्यादा 6 की है, तो हमारा इसका जो बहुलक हो जाएगा 6। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा कौन सा निगमनात्मक तर्क है जिसमें 2 आधारों से निष्कर्ष निकालना सम्मिलित होता है? तो 2 आधारों से निष्कर्ष निकालने वाली जो निगमनात्मक तकनीकी होती है, जो तर्क होता है, उसको न्यायवाक्य कहते हैं। विकल्प ए हमारा सही आंसर होता है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रमुख आधार, लघु आधार और निष्कर्ष। तो जो प्रमुख आधार होता है सामान्य कथन या नियम होता है, जो लघु आधार होता है विशिष्ट उदाहरण होता है, और जो निष्कर्ष होता है दोनों आधारों से निकाला गया तार्किक परिणाम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मध्यिका है, समांतर माध्य है, बहुलक है, परास नहीं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित की, जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें दिया है द्रव दिया गया है, उनका संबंधित पीएच मान दिया गया है। तो इसे अम्ल है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो ए में हो जाएगा 2। क्षार है तो उसका 7 से अधिक होता है, इसमें 4 हो जाएगा। शुद्ध जल उसका पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 तक होता है, 6.5 से 6.7 तक होता है। लेकिन कभी कभी ताज़ा दूध पूछा जाता है तो ताजे दूध का पीएच मान 6 ही होता है। ताज़ा दूध अगर हो गया तो उसका 6 हो जाएगा, नहीं तो दूध का 6.5 से 6.7 तक होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए में हो जाएगा आपका 2 और 2 4 2 4 और 1 2 4 1 3 2 4 1 3 विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है जब किसी स्थान के वायु प्रदूषण के स्तर का परीक्षण किया जाता है तो आमतौर पर PM 2.5 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। P 2.5 क्या दर्शाता है? तो यह जो प्रदूषकों का आकार दर्शाता है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है, सूक्ष्म कण पदार्थ भी इनको कहते हैं। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित के, जो नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में कुछ उपकरणों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में उन उपकरणों से किनकी माप की जाती है उसके संबंध में दिया गया है। तो जैसे पहला विकल्प है फेदोमीटर या फेथोमीटर। तो फेदोमीटर क्या समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो ए में हो गया 4। इसके बाद बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब हो गया, तो बी में हो गया 1। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, तो हो गया 2। और अल्टीमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई मापने का यह यंत्र होता है, तो ये हो गया 3। 4 1 2 3 इसमें हमारा सही आंसर होगा। 4 2 नहीं, ए में 4 और हाँ 4 1 2 3 विकल्प भी हमारा
सही आंसर। मित्रों, हमने इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो के सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।